हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस एंड रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आखिर क्यों भारत के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में लगातार गिरावट आ रही है और भारत क्रूड ऑयल के लिए क्यों इंपोर्ट पे टोटली डिपेंडेंट है। अगर आप किसी भी कंट्री की बात करें जो जिसके इसेंशियल कमोडिटीज अगर इंपोर्ट पे डिपेंडेंट होती है तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि यदि कोई भी कमोडिटी जो कि आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको उसके लिए उस कंट्री को डॉलर में पे करना पड़ता है, और अगर आप डॉलर में पे करते हो तो आपकी इकोनॉमी रूइन होती है। और दूसरा चीज़, जो भी इसेंशियल कमोडिटी है, जैसे अगर आप क्रूड ऑयल की बात करें तो आपको पता होगा कि क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। तो अगर आप इस तरह के इसेंशियल कमोडिटी के लिए अगर आप दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहोगे तो आपका पहला है कि एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगा, और अगर कल के दिन आपका उस कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भारत और ईरान की बात करें तो ईरान भारत को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ऑयल जो है क्रूड ऑयल सप्लायर था, और जब यूएसए एंड ईरान का एक रिलेशन खराब हुआ और यूएसए ने ईरान पे सैंक्शंस लगा दिया तो यूएसए ने ईरान पे को क्या कहा कि यदि आप ईरान से ऑयल इंपोर्ट करते हो तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आप यूएसए के ट्रस्ट के साथ ब्रीच कर रहे हो। और आपको देखने को मिलेगा कि भारत ने ईरान के साथ जो ऑयल इंपोर्ट था वो टोटली सडनली रिड्यूस कर दिया। तो आपको पता होगा कि आप अगर ईरान को भी छोड़ दें तो ईरान के अलावा भारत ओपेक प्लस कुछ कंट्रीज और रसिया और कुछ एलाइज कंट्री पे डिपेंडेंट है। और अगर इस तरह के कमोडिटी के लिए अगर आप इतने डिपेंडेंट रहोगे, अगर आप इतना डिपेंडेंट रहोगे और अगर कल के दिन आपका डिप्लोमेटिक रिलेशंस उस कंट्री के साथ खराब हो जाता है तो आपका नेशनल सिक्योरिटी, आपका एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और साथ ही साथ सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर का जो भारत का सपना है वो एक तरह से टोटली किनारे में आ जाएगा। तो इसीलिए भारत को खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगा कि रिसेंटली अगर आप देखें कि इंडिया का क्रूड ऑयल प्रोडक्शन 7.1% डाउन हुआ है। आप यहाँ पे दो आपको ग्राफ दिख रहा है। पहला ग्राफ है, आप यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इन टीएमटी मीन्स डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो है लगातार डाउन में जा रहा है, और साथ ही साथ इंपोर्ट जो आपको ब्लू कलर्स में दिख रहा है वो आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। मीन्स भारत में क्रूड ऑयल जो है डोमेस्टिक क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन डाउन में जा रहा है। तो एक तो हम लोग प्रोडक्शन में हम धीरे धीरे कम जा रहे हैं और हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि भारत में क्रूड ऑयल का एक्सप्लोरेशन कौन कौन कंपनी करती है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो देखिए, इसके लिए जो इसेंशियल कंपनीज है उसमें पहला तो ओएनजीसी आता है एंड सेकेंड ऑयल इंडिया आता है। और ये जो दोनों कंपनी है वो एक तरह से आप समझिएगा तो स्टेट ओन कंपनी है जिसमें कि सरकार का ज़्यादा शेयर है, पीएसयू कंपनीज है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ज़्यादा आपको प्राइवेट प्लेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं देखने को मिलेंगे इसको समझिए। और प्राइवेट प्लेयर्स के इन्वॉल्वमेंट से क्या एक बेनिफिट्स होता है, अगर किसी भी कमोडिटी में, कमोडिटी ही नहीं किसी भी कंपनी में और किसी भी सेक्टर में अगर प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ता है, वहाँ के क्वालिटी उस प्रोडक्ट की बढ़ती है, क्योंकि उस प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट में आप समझिए तो एक तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्वालिटी बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ कंज्यूमर्स को एक बेस्ट प्राइस सिनेरियो देखने को मिलता है। कंज्यूमर्स क्या होगा, एक बेस्ट प्राइस सिनेरियो कंज्यूमर्स को देखने को मिलेगा। लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं इस क्रूड ऑयल के एक्सप्लोरेशन की बात करें तो एक ओएनजीसी और दूसरा इंडियन ऑयल, ये दो मेजर कंपनियां हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट कंपनी इसमें नहीं पार्टिसिपेट करती है। देखिए, इसका ऑक्शनिंग होता है, इसका ओपन बीडिंग होता है क्रूड ऑयल का, और इसके ब्लॉक्स ऑक्शन किए जाते हैं, और जो भी इसमें की बिडर्स होते हैं उनको क्रूड ऑयल को एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाता है। तो इसमें प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं इसमें एक तरह से पार्टिसिपेट लेती, इस चीज़ को समझिए। तो सबसे पहला है, आप समझिए कि ये जो क्रूड ऑयल है, ये जो क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ, ये एक तरह से बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। और साथ ही साथ टोटली अगर ये डिपेंड किए आप समझे तो ये टोटली डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है। इसीलिए अगर आपको पता होगा कि जब हम लोग इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं तो उसमें फूड आइटम्स और क्रूड ऑयल को हम लोग एक तरह से काउंट नहीं करते हैं, समझ रहे हैं ना। और खास करके आप समझिए इस कोविड-19 पेंडेमिक कंडीशन में आप देखेंगे तो एक तो ये जो डिक्रीज हुआ है, इस डिक्रीज के आप समय को देखिए तो फाइनेंशियल ईयर 2012 से लेके आपको 20 तक ये पूरे टाइम पीरियड में टोटल 8 साल के टाइम पीरियड में आपको ये ग्राफ जो है आपको डाउन देखने को मिलेगा। मीन्स 2012 से 2020 तक के बीच के अगर आप टाइम पीरियड को देखें तो हमने डोमेस्टिक क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को धीरे धीरे डाउन हुआ है भारत में, और हमने इंपोर्ट में एक तरह से धीरे धीरे इंक्रीज हुए। और ये कंडीशन हमेशा से नहीं था। अगर आप कुछ साल पहले चल जाए, 2012 के पहले चल जाए, या एक समय आप देखें तो भारत टोटल 50% जो है वो एक तरह से खुद प्रोड्यूस करता था
और मात्र आज के समय में आप देखिएगा तो ओनली 12% प्रोड्यूस करता है, और बाकी 87 से 88% 2020 के अगर आप डाटा को देखें, 2020 के डाटा को देखें तो 87.6% मीट अप्रोक्सीमेटली 88% वो टोटली इंपोर्ट करता है। और 2012 में अगर आप देखें तो 81% था, 81 to 82% था, और ये आप बढ़ के इस 8 साल में ये 88% हो गया। और एक समय भारत 50% प्रोड्यूस करता था। तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि प्राइवेट कंपनीज जो है उनका इसमें कोई खास रोल नहीं है, और इसका रोल नहीं होने का रीजन आप समझिए। एक तो ऑक्शनिंग होता है, और आपको पता होगा कि अगर आप ऑयल को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो टोटल अगर आप बहुत ही फास्ट मोड में भी अगर टोटल काम आप करें तो उसके ऑक्शनिंग को लेके आप अगर उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके ऑपरेशन से लेके आप प्रॉफिट, ये टोटल टाइम स्पेन अगर अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 ईयर्स का होता है। मीन्स आपको इतना समय जो है आपको आप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद समझिए, आपको समझ में आ रहा है कि प्राइस इतना फ्लक्चुएट कर रहा है, इतना वेरिएबल है, और डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड कर रहा है। तो जो भी प्राइवेट कंपनीज है उनका कहना है कि हम 7 से 8 साल हम इस पर लगाएंगे, और उसके बाद अगर हमारा नुकसान हो जाए, क्योंकि टोटली ये डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड है। और कोविड-19 एक समझिए इंसिडेंट्स हो गया, और इस इंसिडेंट में क्या हुआ कि क्रूड ऑयल का कंजप्शन टोटली घट गया, क्योंकि लोग जो है बाहर नहीं निकलने लगे। तो क्या होगा, क्रूड ऑयल का कंजप्शन घटेगा, और इससे क्या होगा, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी अगर लगा दे तो उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और तो आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर सरकारी कंपनियां क्यों लगाती है। तो देखिए, यही जो सरकारी कंपनी है वही लेस प्रॉफिट पे काम कर सकती है। जो ये एक्सप्लोरेशन कर रही है वो सिर्फ सरकारी कंपनी है जो कि लेस प्रॉफिट पे काम कर सकती है। अब थर्ड क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि ठीक है, अगर सरकारी कंपनी मान लीजिए कर रही है, मान लीजिए प्राइवेट कंपनी नहीं कर रही है और सरकारी कंपनी ही एक्सप्लोरेशन कर रही है, तो सरकारी कंपनी भी अगर प्रोडक्शन कर रही है तो क्यों डाउन हो रहा है, ये सवाल आपके लिए हो सकता है। इसके लिए बहुत सारा फैक्टर्स है। अगर आप रिसेंट फैक्टर्स को देखें तो कोविड-19 एक फैक्टर है। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म को देखें तो जो भी एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म है वो बहुत ही पुराना है भारत में, और जो भी कुएँ हैं वो एक तरह से पुराने हो गए, और जो भी कंपनियां हैं वे चाह रही है कि हम नए कुएँ ना बनाएं। और क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और बहुत ही ज़्यादा टाइम का एक खपत है। तो वे चाहती है कि ये जो पुराने कुएँ हैं उसी से करंटली हम लोग ऑपरेशन करें, और हम लोग एक लॉन्ग टाइम तक इसको चलाएं, जिसके कारण आपको ये देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ नए जो एक्सप्लोरेशन है, नए डिस्कवरीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमी आ रही है। तो ये सभी कुछ रीजन्स है जिसके कारण जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो लगातार डाउन चला गया है। अगर मैं आपको यहाँ पे कंक्लूड करूँ तो आपको समझ में आएगा कि हमारा जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वो लगातार डाउन जा रहा है, और हम लोग टोटली इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। सेकेंड वन हमने देखा कि एक तो सरकारी कंपनियां इस पे इन्वॉल्व है, प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि एक तो टाइम स्पेन ज़्यादा है। ये क्रूड ऑयल जो है वो एक तरह से आप समझिएगा तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, जिसके कारण जो है प्राइवेट कंपनी इस पर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती है। एंड थर्ड वन जो हमने देखा कि जो सरकारी कंपनियां हैं वो एक तरह से कम प्रॉफिट में भी काम कर सकती है, इसलिए सरकारी कंपनी इस पर काम करती है। लेकिन इनके टेक्निक्स से वो एक तरह से एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म बहुत ही पुराना हो गया है, कुएँ पुराने हो गए हैं, और वे चाहते हैं कि पुराने मैकेनिज्म से ही हम जितना भी ऑपरेशनल कॉस्ट हम निकाल सके वो हो सकती है। एंड सेकेंड वन, आपको अगर पता होगा तो मैंने आपको बताया नई डिस्कवरी, तो आपको अगर पता होगा, अगर आप क्वेश्चन पूछे कि कहाँ से भारत में तेल की कुएँ निकलती है या तेल निकाला जाता है, तो दो प्लेस आप जनरली बोल सकते हैं। एक असम का दिग्बोई है, एक आपको बॉम्बे के पास आपको मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 किलोमीटर होगा बॉम्बे हाई। इसके अलावा कोई आपको नए प्लेसेस नहीं मिलेंगे, ये यहाँ पुराने निकाले जाते थे और हमने कोई नया प्लेस एक्सप्लोर नहीं किया है। अब आप समझे कि ये तो सही है कि ये सभी सिनेरियो आप समझ गए, तो आखिर अब नए समय में, आज के समय में ये फ्यूल प्राइसेस क्यों हाई हो रही है, इस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि अगर आप रिसेंट कंडीशन देखें तो एक तो टोटली ये जो क्रूड ऑयल है, ये क्रूड ऑयल टोटली ग्लोबल प्राइसेस पे डिपेंड करती है, और कोविड-19 के चक्कर में आप देखिए कि वर्ल्ड पूरा स्लो डाउन चला गया है, और वर्ल्ड स्लो डाउन जाने के कारण ये क्रूड ऑयल जो है वो टोटली क्रैश हो गया है, क्रूड ऑयल का कंजम्पशन घट गया है, और जिसके कारण ग्लोबल ऑयल के प्राइसेस बढ़ गई है। ये पहला कंडीशन हो गया, आप समझ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि आज अप्रैल से आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन लगा, अप्रैल से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी अप्रोक्सीमेटली हम लोग जुलाई में पहुंच गए, और बहुत ही ज़्यादा कंडीशन अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। सेकंड चीज़ कि हम टोटली, एक तो रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट पे ये टोटली डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है,
और रुपया जो है वो हमारा धीरे धीरे कमज़ोर है डॉलर के कंपेयर में। अगर आप देखें तो एक समय 70 to 71 हुआ करता था और आज के समय में 75 to 76 हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। एंड थर्ड रीज़न, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, आप समझिए कि फ्यूल का प्राइसेस किस तरह से एक तरह से भारत में फिक्स होता है। तो देखिए जो भी प्राइसेस है उस पर सरकार टैक्स लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट उसमें वैट वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है। वैल्यू एडेड टैक्स इसलिए लगाती है क्योंकि ये जो ऑयल है, ये जो पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस है, इसमें ये अभी जीएसटी के अंडर में नहीं आए हैं, ये भी जीएसटी के अंडर में इसको नहीं लाया गया है। इसीलिए टोटली इसको जो है इस पेट्रोल और डीजल के प्राइस को सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इसको एक तरह से कंट्रोल करती है। आप समझ गए। और आप समझिए, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा डाटा बता रहा हूँ। आप अगर समझिएगा कि मान लीजिए एक पेट्रोल का प्राइस अब मान लीजिए ₹X है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पेट्रोल का प्राइस मान लीजिए ₹X है या मान लीजिए ₹80 है, ठीक है, ₹X है, तो उसका दो तिहाई जो है उसका टू थर्ड अगर आप देखें तो वो टोटली जो है वो सरकार टैक्स के रूप में लेती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी की तरह ले या स्टेट गवर्नमेंट वैट की तरह वैल्यू एडेड टैक्स की तरह ले। एंड सेकेंड वन, जो ये एक्साइज ड्यूटी है इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट का शेयर रहता है। इस एक्साइज ड्यूटी में भी एक तो वैल्यू एडेड टैक्स में ये टोटली स्टेट गवर्नमेंट के को जाता है और जो एक्साइज ड्यूटी है इसमें भी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और अप्रॉक्सीमेटली 40%, अगर आप फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को देखें तो 40% जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो इस तरह से आप देखें तो अगर ₹X है तो ₹X का इसका टू थर्ड जो है वो टोटली सरकार टैक्स के रूप में ले लेती है और बाकी पैसा जो है उसका ओरिजिनल प्राइस होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत में ये जो ऑयल का प्राइसेस है वो फिक्स होता है। तो आप समझिए, मैं आपको एक डाटा बता रहा हूँ कि मार्च में, चूँकि आपको पता होगा कि क्रूड ऑयल का रेट जो है वो क्योंकि ये जो पैंडेमिक था कोविड-19 के समय ये एक तरह से रिड्यूस हुआ है और जब रिड्यूस हुआ है तो उसका जो बेनिफिट है वो भारत सरकार ने कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया है और भारत को पास ऑन न करके उसको एक तरह से बैलेंस बनाए रखने के लिए इसका ₹3 पर लीटर पेट्रोल एंड डीजल का रेट बढ़ा दिया, ठीक है। और आप देखने को मिलेगा कि मई में ₹10 पेट्रोल पे एंड ₹13 डीजल पे बढ़ा दिया ताकि इसका जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर को पास ऑन ना हो। लेकिन आज के समय में जब सिनेरियो धीरे धीरे ठीक हो रहा है तो उस समय में क्या हुआ, भारत सरकार ने तो टैक्स बढ़ा दिया या ₹3 एंड ₹10 और टोटल आप समझ सकते हैं कि पेट्रोल में ₹13 एंड डीजल में कितना हो गया, 13 3 ₹16। ये जो है टैक्स भारत सरकार ने बढ़ा दिया। और अचानक इतना टैक्स अगर आप बढ़ा दीजिएगा तो एक तरह से उस समय के लिए सही था क्योंकि लोगों को नहीं पता चला, क्योंकि जैसे ही क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा तो भारत सरकार ने क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया और वो लगभग स्टेबल हो गया। लेकिन आज के समय में जब ये फिर से कंडीशन में आ गया, जब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, जब क्रूड ऑयल का रेट जब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो भारत सरकार ने ये जो बढ़ाया हुआ है ₹3 प्लस ₹10 ₹13, इसमें कोई कमी नहीं किया और ₹16 में भी कोई कमी नहीं की। और इस रीजन और जिसके कारण ये जो फ्यूल प्राइस है वो लगातार बढ़ गया, ठीक है। और आज के समय में आप देखें तो बहुत ही मतलब ज़्यादा 79 और एक तरह समझिए कि डीजल तो आज तक का सबसे ज़्यादा रेट पे पहुंच चुका है, समझ गए इतना। तो इस तरह से जो है हमने बहुत सारा चीज़ें देख ली है। अगर आप कंक्लूजन की बात करें तो हमने क्या क्या देखा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। हमने समझ लिया कि आखिर क्यों भारत में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन डाउन जा रहा है, ठीक है। इसके लिए एक तो आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट प्लेयर एंड गवर्नमेंट का भी हमने रोल देख लिया है और हमने इंपोर्ट भी देखा कि इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा है। एट फ्यूल प्राइसेस में सरकार किस तरह से टैक्सेस लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का क्या हिस्सा रहता है उसको भी देखा। और किस तरह से हमने रिसेंट सिनेरियो में जो मैंने मार्च 14 की बात की, 14 मार्च एंड 5 में ये जो दो डेट है, एक में ₹3 बढ़ा दिया है और एक में ₹10 पेट्रोल में और ₹13 डीजल में बढ़ा दिया है। लेकिन जब बाद में ताकि जो है ये जो आपका बेनिफिट्स है वो कंज्यूमर को पास ऑन ना हो, लेकिन जब बाद में जब ये एक तरह से स्टेबलाइज हो गया और धीरे धीरे क्रूड ऑयल का रेट धीरे बढ़ने लगा तो उन्होंने ये जो टैक्सेस है उसमें कोई कमी नहीं की, जिसके कारण ये फ्यूल के प्राइसेस रिसेंटली बढ़ चुके हैं। तो दिस वन इज़ द एंड ऑफ वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं। धन्यवाद।